देखिए अभी तक हमने क्या देखा है वो आप देख लें। एक तो आपने पढ़ा है सिंपल डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन हम ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, जो भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जो क्रिटिकल वैल्यू हो उससे बेस पर हम ये देखेंगे कि सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है। सेकंड डिफरेंशिएशन में अगर आपने निकाला है और वो वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमा है लेस देन 0 होने पर, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्लोबल मैक्सिमा है। ठीक है? तो यहाँ तक हम देख चुके थे। फिर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा था। पार्शियल में क्या होता है कि आप 2 प्रकार के सेकंड डिफरेंशिएशन उसमें निकलते हैं। फर्स्ट तो वही चीज़ है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालिए और 0 करिए। लेकिन उसमें 2 प्रकार के डिफरेंशिएशन निकलते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होंगे आपके, या तो डायरेक्ट होंगे जिसको एफ एक्स एक्स बोलते हैं, एफ वाई वाई बोलते हैं, एफ जेड जेड बोल सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट होंगे जिसके अंदर एफ एक्स वाई या एक्स एफ वाई एक्स। तो थर्ड कंडीशन जो बताती है वो ये कहती है कि अगर एफ दोनों ही एफ एक्सेस जो डायरेक्ट आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो दोनों ही नेगेटिव हो तब आप कहेंगे कि मैक्सिमा है। दोनों ही पॉजिटिव हो तो कभी कहेंगे मिनिमा है। या फिर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इंडिटरमिनेट है, आप उसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहलाता है आपका सैडल पॉइंट। और अगर दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और आपका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा मैक्सिमा मिनिमा। और सेम कंडीशन जो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में थी, अगर इसके अंदर भी वेरिएबल नहीं है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में तो आप कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। अब हम तीसरी चीज और हमने जो देखी थी वो देखा था लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या था? लैग्रेंज मल्टीप्लायर ये बताता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम जिसके अंदर मुझे ऑप्टिमाइजेशन निकालना है और एक बजट कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो हम लैग्रेंज फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर लैम्डा को एज ए लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करते हैं। इस लैम्डा को हम कहते हैं शैडो प्राइस। और ये हमें ये बताता है कि अगर मैं बजट कांस्टेंट के कांस्टेंट में यानी कि टोटल बजट के अंदर ही सपोज 1 यूनिट्स में इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कितना बढ़ता है या कम होता है वो हमें इस लैम्डा से पता पड़ता है जिसको हम कहते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर। और इसके अंदर भी आपने ये देखा था कि इसको जो सॉल्व करने का तरीका था, एक्चुअली इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर, और वो थोड़ा-सा टिपिकल मेथड होता है। तो कल हमने ये देखा था कि इन सभी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का यूज़ करते हैं। कल हमने मैट्रिक्स की रैंक्स निकालना देखी थी। फिर मैट्रिक्स की रैंक में हमने ये देखा था ऑर्डर निकालना वो तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज़ आप नहीं निकाल सकते। ये फिर हमने उसका ये देखा था कि इसका हम इनवर्स कैसे ट्रांसपोज़ कैसे निकालते हैं और फिर एडजॉइंट ए अपॉन साइनिक ए निकाल के हमने इसका इनवर्स आपने मैट्रिक्स निकाला। और उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया था। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि बहुत थोड़ा-सा टिपिकल मेथड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको निकालनी पड़ती है। हर के कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज़ करना पड़ता है, फिर ट्रांसपोज़ करके आपको एडजॉइंट ए निकलता है, फिर आप उसके सारणी से डिवाइड करते हैं। तो इस टिपिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल जो तरीका है वो था क्रैमर रूल। क्रैमर रूल ये कहता है कि जो आपका बजट कांस्टेंट पार्ट आ रहा है उसको आप, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो उसको x के कॉलम में रख लीजिए, कोएफिशिएंट पार्ट के। y की निकालनी है तो y के कॉलम में रख लीजिए, और ऐसे करके आप a1 a2 a3 इस प्रकार से अलग-अलग निकालते रहते हैं और उसको आप टोटल का जो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू है a, उससे डिवाइड करते जाइए तो x, y और z आपके पास आ जाएंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है क्रैमर रूल का जिसके बेस पर आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा-सा ट्रिक बाद में यूज़ करते हैं कि सपोज़ जो आपने बजट कांस्टेंट पार्ट जो आपने इसके अंदर रखा है, उसको रखने के बाद 2 जगह 0 है तो तीसरा अगर आता है कहीं तो आपको जो कोफैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, वो उसके थ्रू एक्सपेंशन करिए। आप किसी भी लाइन, रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका आईक्यू है कि आप किसके थ्रू एक्सपेंशन करें जिससे कि आप इज़िली आंसर निकाल पाएँ। आप किसी के भी थ्रू एक्सपेंशन करेंगे
ये निकालने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन ट्रिक के थ्रू आप इज़िली आसानी से निकाल पाएँगे। एक क्रैमर रूल कल हमने और देखा था। क्रैमर रूल थोड़ा-सा आपको हेल्प करता है कि किस प्रकार से जो आप कैलकुलेशन है उसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और आंसर को तेज़ी से जल्दी से निकाल सकते हैं। अब आज हम थोड़ा-सा और इसी को आगे देखेंगे, लेकिन एक मैं आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी थी, वो मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स और शेयर करूँगा। उसके बाद हम आगे से आगे बढ़ते जाएँगे, कंटिन्यूअसली इसको देखेंगे। आज आप लोगों को स्कूल भी जाना है, आपका टाइम अभी आई थिंक कितने बजे तैयार होते हैं आप लोग? 6:30 या 7? आप मुझे बता दें, जब भी आपको लगे कि सर अब हमें स्कूल निकलना है। 7 बजे निकलेंगे 10 बजे का स्कूल है, साढ़े 9 का। हुँ, हुँ। नहीं, मुझे खुद को भी जाना है 9:30 ऑफ़िस, तो मैं भी 8 साढ़े 8 बजे तक, तो उससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं खींच पाऊँगा। ठीक है? ये ग्रोथ की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको मैंने इसमें लिया था क्योंकि हमने पेन टेप, यार मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पेन टेप के चक्कर में लगूँ मैं। कर लो न, मैं तो उस दिन भी कहा था, मैंने कहा तुम मुझे इसको मत करो यार, कोई मतलब नहीं है। अपने इसलिए तो डायरेक्ट ही कहा, इसमें और सीधे बुक से पढ़ाना तो सबसे आसान काम है। हाँ, वो अब ये बढ़िया तो हो जाए, लेकिन अब करते हैं, उसका सेटअप भी तैयार करना पड़ेगा मुझे पूरा। अब पूरा ढंग से ही क्लास का सेटअप करना पड़ेगा पूरा, कि क्योंकि अब ये चल कंटिन्यू पढ़ाएँगे हम तो, चलता रहेगा अब। देखिए इस एग्ज़ाम्पल को आप देखिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें जो कि ज़्यादातर, क्योंकि हमने कल स्किप कर दिया था इसको, ये आपका जो लॉग फंक्शन मैंने कल बताया था। लॉग फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, ध्यान है ना आपको? कल हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन को लीनियर फंक्शन बनाना हो, तो आप लॉग लगा दीजिए उसको। तो ये आपको एक दे रखा है, द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड इज़ गोइंग अप बाय 4% ईच ईयर। हर साल प्राइस 4% बढ़ रही है एंड क्वांटिटी बाय 2%, क्वांटिटी 2% बढ़ रही है। ये एग्रीकल्चर का एग्जांपल था, मैंने कहा कि इससे हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो जो भी जब भी आपको ग्रोथ कहीं निकालनी हो, तो आप लॉग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम सीधा रेवेन्यू का फ़ॉर्मूला लेते हैं, टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू। इसके नेचुरल लॉग ले लिया आपने, लॉग आर इज़ इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू। जब भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जब आप लॉग लेंगे, पी इंटू क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जब हम लॉग लेंगे तो प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है? इससे हमने इसको इस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया। जब आपको ध्यान रखिए, जब भी ग्रोथ निकालें, जो ग्रोथ मॉडल्स में हम सब लॉग यूज़ करेंगे। अभी हम मैथमेटिकली इसके अंदर हेड और ये सारे ग्रोथ मॉडल भी देखेंगे, वो भी आएँगे इसमें। तो ये आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि प्राइस क्या हो रही है? 4% हर साल बढ़ रही है। क्वांटिटी 2% बढ़ रही है और आपसे पूछ रहा है रेवेन्यू कितना परसेंट बढ़ी है। तो सिंपली आपने इसके अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? रेट ऑफ ग्रोथ, अब ये आपकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है उसका फॉर्मूला दे रखा है, देखिए। हर साल बढ़ रही है तो टी वेरिएबल हो गया इसके अंदर, है ना? तो टी के रेफरेंस में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हर साल दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो टी के रेफरेंस में हमने डिफरेंशिएट कर दिया पूरा। तो dt log r dt d by dt is equal to d by dt log p plus d by dt log q। d by dt log p आपको दे रखा है 4%। ये मैंने इसलिए बताया आपको, ताकि आपको ये पढ़ने आ जाए कि 4% हर साल ग्रोथ रेट को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं d by dt या फिर dp by dt। हमने इसको लॉग कर दिया, इसलिए लॉग में लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है? तो जो भी ग्रोथ रेट है वो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, d by dt log p इज इक्वल टू प्राइस में 4% ग्रोथ रेट हो, उसको इस ढंग से हम लिखेंगे। इसी प्रकार से आउटपुट में 2% ग्रोथ हो रही है, वो होगा आपका log q।
डी बाई डी टी लॉग क्यू। इस दोनों ही चीजें बहुत सिंपल थी और इस दोनों को आपको क्या करना था, देखिए इस पूरे एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं था। 4% एग्रीकल्चर की प्राइस जो गुड्स बना रही है उनकी बढ़ रही है, 2% उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो आप क्या कहेंगे ग्रोथ कितने परसेंट से बढ़ रही है, दोनों को केवल टोटल किया हमने, लेकिन मैथमेटिकल तरीका जो है वो नीचे आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपकी जो रेवेन्यू है, देखिए अब इसमें क्या होगा, आप गलती क्या करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को मैथमेटिक्स नहीं आती है तो वो क्या करेगा, अरे यार पी इंटू क्यू होता है, वो थोड़ा बहुत अगर दिमाग उसको इकोनॉमिक्स में है तो वो करेगा यार टोटल रेवेन्यू तो होता है पी इंटू क्यू। 4% से प्राइस बढ़ रही है, 2% से आपकी आउटपुट बढ़ रहा है, तो वो 8% से बढ़ा देगा इसको। ग्रोथ कितने परसेंट से हो रही है, 8% से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये आपको लॉग लेके करना होता है, इसलिए आप जब इसको देखेंगे ग्रोथ रेट निकालना तो आपका कितना परसेंट बढ़ रही है, 6%। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ढूंढा है ये, कि आपको क्या-क्या चीजें और जो हम मिस कर गए इसके अंदर, क्योंकि ये हमने चैप्टर देखा नहीं था। आप जितना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका पूरा इकोनॉमिक्स उतना साउंड होता जाएगा। ये जो टॉलिंग की बुक है, मैंने स्पेशली इसलिए इस बुक की पीडीएफ निकाल के और मैं इसमें इसके बाहर से कहीं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, केवल इसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएँगे, उसका उतना दिमाग आपका खुलता जाएगा। तो अब आपको अगर कहीं भी 2 चीज़ों की, जिसका फ़ॉर्मूला आपके पास मल्टिप्लिकेशन के रूप में है, अगर ग्रोथ दे रखी है, ये इतने परसेंट से बढ़ रहा है, ये इतने परसेंट से बढ़ रहा है, कुछ भी, तो जो दोनों दोनों का मल्टिप्लिकेशन अगर है और वो कितने परसेंट बढ़ेगा, तो आप इसको सिंपल इस फ़ॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, वो है कि प्राइस और क्वांटिटी का मल्टिप्लिकेशन होके ग्रोथ नहीं आएगी, उनको ऐड करके ग्रोथ आएगी। इसलिए इस चीज़ को आप देख लें, ये चीज़ नोट करने लास्ट में, ये आपके लिए काम की चीज़ है। The rate of growth of a function involving a product is the sum of rates of growth of the individual component. ये आपका एक जनरल रूल है, जनरल नियम। जब भी रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी हो ऐसी चीजों की जिनका आपस में गुणा हो रहा हो, उससे जो रिजल्टेंट आ रहा हो, तो उस रिजल्टेंट की ग्रोथ उनके सम की ग्रोथ होगी। हमें कहीं वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना सारा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आपका, आप तो इतनी सी चीज गांठ बांध के रख लीजिए। जहां भी शॉर्ट नोट बना रहे हैं उस शॉर्ट नोट में इसको लिख लीजिए कि ये ऐसा होगा। आपको दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। 9.24, a firm experiences a 10% increase in the use of inputs at the time when input costs are rising 3%. What is the rate of increase in the total cost? ठीक है, हमें पता पड़ गया कॉस्ट क्या होती है। अगर मेरी इनपुट की प्राइस और इनपुट की कॉस्ट दे रखी है, यानी लेबर की प्राइस दे रखी है और लेबर की कॉस्ट दे रखी है। लेबर की प्राइस लेबर की कॉस्ट होती है और उसके इनपुट दे रखे हैं। ए फर्म एक्सपीरियंस 10% इंक्रीज इन द यूज ऑफ इनपुट्स, और लेबर को भी कितना परसेंट बढ़ाती है फर्म, 10% बढ़ाती है, और उसकी जो इनपुट की कॉस्ट है वो 3% से बढ़ रही है, यानी कि लेबर की प्राइस। समझ रहे हैं? तो आपका वापस वही चीज हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टोटल इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट कितने से बढ़ेगी, 10 प्लस 13, 3 कर दिया 13%। दिमाग लगाना ही नहीं बिल्कुल। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए कहीं। नोट कर लिया हितेश? ये जनरल फॉर्मूला है, मैंने इसलिए स्पेशली लिया है। हम इसको स्किप कर चुके थे, लेकिन मुझे वापस देखना पड़ा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट उसमें से छूट। तो जब भी दो चीजों का गुणा हो रहा है और आपको ग्रोथ पूछा है, इंक्रीज पूछा है, रेट ऑफ इंक्रीज पूछा है, तो आपको उन दोनों को जोड़ना है। और इसी प्रकार से अगर दो चीजों का भाग हो रहा है और आपको वापस ग्रोथ रेट पूछ ली, रेट ऑफ इंक्रीज पूछ ली, रेट ऑफ इंक्रीज, ग्रोथ रेट, ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी रेट ऑफ इंक्रीज और ग्रोथ दोनों एक ही चीज होती है ना, या डिक्रीज, वो भी ग्रोथ ही होगी। अब यहाँ पर अगर डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। आप फॉर्मूला गांठ बांध लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पर ये जरूर ध्यान रखिएगा किस किस चीज की हो रही है ना, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं आपको थोड़ा सा मेहनत करके फॉर्मूला लगाना पड़े, इसलिए मैं फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ। अगला है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर इंक्रीजिंग बाय 4%। रोजगार की अपॉर्चुनिटीज 4% से बढ़ रही है हर साल। पॉपुलेशन हर साल 2.5% से बढ़ रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट। पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा,
एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होगा, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट आपका होगा एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि अगर एम्प्लॉयमेंट 4% से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन 2.5% से बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, 4 में से 2.5 को घटा दीजिए। डिवाइड हो रहा है ना, तो घटा दीजिए। घटाया तो आपने कहा 1.5% से मेरा पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आ गया सिस्टम। जब भी डिवाइड होता है तो मैं जब लॉग लेता हूँ, तो भी क्योंकि ग्रोथ रेट मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, तो मैं लॉग लेके ही डिफरेंशिएट करूंगा, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। हमें तो इन सब कचड़े में नहीं पढ़ना है, आपको नहीं याद आ रहा है, इसको आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आपको तो सिंपल पूछेगा पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में अब आप मुझे बताइए, कौन-कौन सी चीजें जो होती हैं वो गुणा होके होती है और कौन-कौन सी चीजें डिवाइड होके होती है, ताकि क्या यहाँ पे आपके फंडे क्लियर हो जाए जब भी ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको पूछ लिया कि आपकी जो नॉमिनल इनकम और रियल इनकम होती है, नॉमिनल इनकम और रियल इनकम का क्या फॉर्मूला है? मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, क्योंकि वो डिवाइड होती है ना, तो प्राइस का इसलिए आपको क्या करना है, अब आप सभी जने बैठ के ये देख लें कि किस-किस चीज़ों में डिवाइड होता है तो वहाँ ग्रोथ रेट निकलेगी तो माइनस हो जाएगी। किन-किन चीज़ों में मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ अगर आपको ग्रोथ रेट या रेट ऑफ चेंज पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है? ये वापस सेकंड जनरल फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग ए क्वोटिएंट, क्वोटिएंट मतलब डिवाइड करता है, इज डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। ये एडिशनल चीज है, ये तो उसमें उसमें आपका इंक्लूड नहीं, लेकिन अब आप लोगों का माइंड सब खुल चुका है, आप कभी भी कहीं भी कुछ भी चीज पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए अगला आता है आपका नेशनल इनकम, जो मैंने अभी आपको बताया था। पर कैपिटा पॉपुलेशन आपको निकाल, पर कैपिटा इनकम निकालनी, सिंपल। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नॉमिनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी। नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग एट 1.5%, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट 2.5%, तो आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, -1%। ठीक है, समझने की आवश्यकता भी नहीं, समझने की भी जरूरत नहीं, पढ़ते ही हम बता देंगे। अब आपकी ये स्थिति आ गई, आप पढ़ेंगे और आप आंसर दे देंगे। A country exports two goods, copper and banana, were earning in terms of millions dollars, मिलियन डॉलर में अर्न कर रहा है। दो चीज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कॉपर भी एक्सपोर्ट कर रहा है और बनाना भी एक्सपोर्ट कर रहा है। If copper grows at 10% and banana grows by 20%, कॉपर 10% से इंक्रीज हो रहा है और बनाना 20% चाहिए। ये जो सी स्टार्टिंग जो दे रखा है, कॉपर का एक्सपोर्ट वो दे रखा है 4 दे रखा है, बनाना का एक्सपोर्ट आपका 1 दे रखा है। और बाद में इसकी ग्रोथ रेट दे रखी है कि कॉपर का जो ग्रोथ है वो 10% हो रही है और बनाना की ग्रोथ 20% हो रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग? जैसे ही वापस क्या आ गया, आपका रेट ऑफ ग्रोथ आ गया, आप क्या लगाएंगे, लॉग वॉग लगाएंगे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट आप दोनों ही चीजों का कर रहे हैं, कॉपर का भी कर रहे हैं और बनाना भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों की ग्रोथ रेट को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको प्लस कर दिया। अब यहाँ पर एक ये आता है कि इनिशियल आपको वैल्यूज दे रखी है और आपको अगली वैल्यूज पूछ रखी है। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ये जो ये हुआ आपका, हाँ 10% एंड 20%, लेकिन आपको इनिशियल वैल्यूज दी हुई है इसकी। इनिशियल आपका क्या हो रहा है और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग। अब आपको फॉर्मूला क्या बनाने वाला है, पूछा जो चीज पूछ रहा है उसका फॉर्मूला बनाइए। आपको पूछा जा रहा है एक्सपोर्ट अर्निंग का फॉर्मूला, एक्सपोर्ट अर्निंग की ग्रोथ पूछ रहा है, तो अर्निंग क्या होगी, एक्सपोर्ट ऑफ कॉपर प्लस एक्सपोर्ट ऑफ बनाना इज इक्वल टू अर्निंग। ठीक है, इस अर्निंग की ग्रोथ पूछ रहा है, सिंपली वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, लॉग सी प्लस बी डी बाई डी टी, लॉग ई डी बाई डी टी, ये ग्रोथ का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं जी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये बोला फ्रॉम द रूल ऑफ डेरिवेटिव इन सेक्शन 9.3 13, ये रूल से हम क्या जानते हैं इसको,
हमने इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब लेकिन आपको यहाँ पे जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस डिफरेंशिएशन में हमारा जो चेंज हो गया थोड़ा-सा, पहले वाले तो बड़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो क्या है आपका कि दोनों में ही चेंज क्या हुआ है कि कॉपर और बनाना भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये भी टाइम का फंक्शन है। तो उस रूल से जो 9.1.3 के अंदर दिया हुआ है, उस रूल से आप चलेंगे। 9.1.3 हम देख लेते हैं सेक्शन, क्योंकि वो यहाँ यूज़ हो रहा है आपका। ये हमारा 9.1.3 रूल है। द नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन रूल। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन रूल क्या है? गिवन fx is equal to log gx where gx is positive and differentiable, the derivative are f dash x is equal to 1 upon gx dot gx। यानी कि आप कहेंगे ऊपर g का हम डिफरेंशिएशन कर दें और नीचे g से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये आपका इसका रूल है। इस रूल को थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो आपको समझ में आएगा क्या है। सपोज log 6x स्क्वायर fx है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट, आप मानेंगे क्योंकि इसके अंदर जो 6x स्क्वायर है वो अपने आप में भी एक फंक्शन है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको आपने g मान लिया और उसको 6x स्क्वायर लिख लिया। g डैश निकालेंगे तो क्या होगा आपका 12x। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है, ऊपर आपको g का डिफरेंशिएशन करना है और नीचे g फंक्शन एज इट इज रखना है। तो g फंक्शन आपका है 6x स्क्वायर, उसको आप नीचे एज इट इज रख लेंगे और उसका आप ऊपर डिफरेंशिएशन कर। ये क्या था देखिए, इसमें और उस पहले वाले में क्या अंतर है, वहां पे log x था, log x स्क्वायर। अगर log x स्क्वायर सीधा दे रखा है तो आप 2 log x हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ भी एक फंक्शन है, x पूरा एक अपने आप में फंक्शन है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ऊपर डिफरेंशिएशन कर दीजिए जो फंक्शन आपको दिया हुआ है और नीचे उसका उसी फंक्शन को लिख लीजिए। इस ढंग से हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ये हुआ। अब ये अपने आप में पूरा x बहुत बड़ा है, सिंपल एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 था। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 को डिनोमिनेटर में लिख लिया हमने, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन लिख लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 6। तो जब भी अगर लॉग में बहुत बड़ा फंक्शन आ जाता है, उसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। सिंपल एक्स आएगा तब तो आप अलग ढंग से करेंगे, लेकिन पूरा ही फंक्शन आ गया तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को नीचे लिख लें और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखें। ठीक है, ये आपका जनरल रूल है। किस प्रॉब्लम पे थे अभी हम? बहुत आगे आ गया है। हम्म, 9.27 पे। अरे, ये भी मेरे पास बुक है, ये कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे पर कैपिटा वाला हमने निकाल दिया ना। तो ये आपका कॉपर और दोनों को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आपने इसका लॉग लिया। तो आप ऊपर क्या करेंगे, ऊपर सी और बी का डिफरेंशिएशन लिख लें और नीचे सी प्लस बी पूरा का पूरा फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है सी प्लस बी, इसको नीचे लिख लें। अब इसके अंदर ये देखिए कि जीसी और जीबी आपकी क्या है, ग्रोथ ऑफ जीसी, जीसी क्या है आपकी ग्रोथ ऑफ कॉपर एंड जीबी क्या है ग्रोथ ऑफ बनाना। तो ये आपका है सीटी बाई सीटी यानी कॉपर का डिफरेंशिएशन बाई कॉपर का जो टोटल कॉपर का जो वैल्यू है वो फंक्शन है वो, और इसी प्रकार से बनाना के केस में ये आपने इसको इसका मतलब लिख लिया 10 सी डैश टी क्या होगा, और सी डैश टी और इनकी आप वैल्यू वहां लिख लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसको सी डैश टी और बी डैश टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। किसी भी की भी ग्रोथ जो होती है, पहली बात तो ध्यान रखिए ग्रोथ में जो फंक्शन होता है वो किस क्या चीज का होता है, टाइम। वेरिएबल क्या है ग्रोथ के केस में, टाइम। टाइम पे ग्रोथ डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा हुआ और वो बड़ा होते ही बड़ा हो जाएगा बिना टाइम के। तो ग्रोथ के लिए क्या लगती है, समय लगता है। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपने पहले बीए में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, जब आप फर्स्ट क्लास में गए होंगे, जब आपको कुछ लिखने भी नहीं आता होगा। जब आपने एमए किया होगा, हो सकता है आप में से आधों को मैथमेटिकल में दिक्कत होती होगी। ये आपकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ में जो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। समय लगता है हर चीज में। तो जब भी आपको ग्रोथ का कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको टाइम से अब जो मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला आता है वो बड़ा सिंपल सा है कि जिस भी फंक्शन के ग्रोथ रेट निकालनी है आप क्या करेंगे, इससे भी नोट कर लीजिए आपका जनरल फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन की ग्रोथ रेट निकालने का मतलब है कि उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को उस फंक्शन से डिवाइड कर दीजिए, उसकी ग्रोथ रेट आ रही है। जैसे कि मुझे ये निकालना है कि ग्रोथ रेट ऑफ कॉपर, तो मैं क्या करूंगा, कॉपर का जो भी फंक्शन मुझे दे रखा है उसका टाइम के साथ उसके डिफरेंशिएशन को उस फंक्शन से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख ली इसकी, यहाँ से मैंने इसको वैल्यूज को यहाँ रखा, तो ये मेरे पास आंसर ये आता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट निकालने का जो फॉर्मूला वो आपका क्या हुआ, ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यू रखी और वैल्यू रखने के बाद ये आपका आ गया 12%। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों थी वो आप इसको समझ लें। आपको दो चीजों का दे रखा था, दो चीजें जिनकी इनिशियल वैल्यू दे रखी है और उसकी अब ये कहा है कि ग्रोथ हमारी होती है, कॉपर की ग्रोथ 10% से हो रही है, बनाना की ग्रोथ 20% से हो रही है। तो आपकी टोटल एक्सपोर्ट की अर्निंग की ग्रोथ क्या होगी, है ना? तो एक्सपोर्ट की अर्निंग की ग्रोथ आपने सी प्लस बी से किया, डिफरेंशिएशन किया, फिर आप जानते हैं कि क्यों, क्योंकि अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, इसमें मुझे इधर इस ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा, डिफरेंशिएशन इनको भी क्यों करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि कॉपर और बनाना भी समय के साथ साथ बढ़ रहा है। कॉपर 10% से ग्रो कर रहा है, बनाना 20% से ग्रो कर रहा है, इसलिए इसके भी डिफरेंशिएशन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज तो नहीं लेता। कोई चीज अगर समय के साथ साथ स्थिर है तब उसको आपको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बढ़ रहा है तो इसको लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताऊं, ऊपर वाली ही प्रॉब्लम को हम लेते हैं वापस, जो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम देखी थी, ये देखिए, a firm experiences 10% increase in the use of input at a time when input costs are rising by 3%. Input cost भी आपकी 3% बढ़ी। What is the rate of increase in the total input cost? यहाँ पे आपका क्या था, सीधा आपका जो फॉर्मूला था वो था आपका C is equal to P into Q। लेकिन अब हमारा C is equal to P into Q नहीं है, या डिवाइड या सीधा हमारा फॉर्मूला डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है, दोनों की ग्रोथ दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डिवाइड वाला है तो घटा देंगे, ये आपका जनरल रूल। लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मूला इसके अंदर चेंज हो गया है। अब क्या हो रहा है, एडिशन आ गया है। ये तीसरा जनरल फॉर्मूला है आपका, जिसके अंदर दो चीजों के एडिशन की ग्रोथ रेट पूछ रही है और उन दोनों की अलग अलग ग्रोथ रेट दे रखी है। ये एडिशन, ये तीसरा फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हमने ग्रोथ के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पढ़ लिए। मल्टीप्लिकेशन में आप दोनों की ग्रोथ जोड़ देंगे, डिवीजन में दोनों की ग्रोथ आपस में घटा देंगे।
तीसरा फॉर्मूला है एडिशन का, ये थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस। जब ऐड हो रही, 2 चीज़ें ऐड हो रही, दोनों ग्रो कर रही है, तो तीसरी चीज़ ग्रो कैसे करेगी इसके? वो फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला। अब इसके अंदर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसका मुझे जनरल आंसर आप में से कोई दे सकता है? आपने जो किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना? अब आपको इसका जनरल आंसर बताइए मुझे। एक 10% से बढ़ रहा है, दूसरा 20% से बढ़ रहा है, तो उन दोनों का योग 12% से बढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना है आपको। जब भी आप ग्रोथ मॉडल पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ निकालने आना चाहिए कि अगर एक चीज़ 10% से बढ़ रही है, दूसरी चीज़ 20% से बढ़ रही है, तो उन दोनों का सम कितने परसेंट से बढ़ेगा? ये तीसरा फ़ॉर्मूला हुआ आपका। तो ये हमने निकाला पूरा और हम इसको क्या देख रहे हैं, ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 12%। अब इसका जनरल फ़ॉर्मूला क्या है? जनरल फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा इसका कॉम्प्लेक्स है, एकदम सीधा-साधा नहीं है। जनरल फ़ॉर्मूला है आपका ये वाला, जीई। अगर 2 चीज़ें बढ़ रही हैं, उनका एडिशन का ग्रोथ आपको निकालनी है, तो आपको थोड़ी-सी इस पे एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहा है? सीटी, सीटी आपका क्या कह रहा है? सीटी इज़ द ग्रोथ ऑफ कॉपर, बीटी इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ डायरेक्ट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ बनाना, वो 10% है, ये 20% है। इनको आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप सम की ग्रोथ निकालना चाहते हैं। आप दोनों के सम यानी ग्रोथ रेट ऑफ बनाना और ग्रोथ रेट ऑफ बनाना और कॉपर की ग्रोथ रेट का योग की ग्रोथ, टोटल ग्रोथ कितनी होगी? ये सम की टोटल ग्रोथ कितनी होगी? तो उस केस में आपको दोनों की जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, 10% और 20%, उसको आप क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल ग्रोथ को उनकी इनिशियल हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे। ग्रोथ बनाना आपका सॉरी कॉपर था 4, बनाना था आपका 1। तो उस का आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए जनरल फ़ॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा भी आपको। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं पहले क्या बना रहा था? मैं टोटल क्या बना रहा था, ये देखिए। टोटल क्या बना रहे हैं बताइए? टोटल प्रोडक्शन आपका कितना था पहले इनिशियल? कॉपर आप 4 प्रोड्यूस कर रहे थे, यूनिट कुछ भी हो सकता है, 4 मिलियन हो सकता है, करोड़ हो सकता है, लाख हो सकता है। बनाना आप 1 लाख प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है? स्टार्टिंग। तो टोटल आप कितना बना रहे थे पहले, हितेश? एक चीज़ 4 बना रहे हो, दूसरी चीज़ 1 बना रहे हो, 8 बना रहे हो। तो जनरल फ़ॉर्मूला ये मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ऐड कर की ग्रोथ पूछ लें आपको, तो आपको तो क्या है, देखिए ग्रोथ तो हमें ऐसी चीज़ होती, मैं आपको क्वेश्चन पूछूँ आप बता दो, हाँ सर ये होती, तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, बाकी तो क्या मतलब? तो आपको पूछ रहा है यार, मेरे पास मैं पहले कॉपर 4 बना रहा हूँ, अभी मैं बनाना मैं 1 बना रहा हूँ, मिलियन, लाख वाख यूनिट आप लगा दीजिए, जो भी करोड़ हो, बिलियन हो, कुछ भी। तो ये हम लेंगे, तो मैंने कहा टोटल 5 में से मैं कॉपर कितना बना रहा हूँ, 4, ठीक है? ध्यान हो गया आपको? और टोटल 5 में से बनाना कितना बना रहा हूँ, 1, क्लियर? तो आप क्या करिए, 4/5 को आप इसकी ग्रोथ रेट 10% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस लगाइए साइन, 1/5 को आप 20% से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि हम क्या करेंगे, इनका जो शेयर है, टोटल में इसका पहले कितना शेयर है, टोटल में इसका कितना शेयर है, उसको उसकी ग्रोथ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। ये सब इतनी मैथमेटिक्स में हमें नहीं पढ़ना है। आपको कहीं कोई सवाल सॉल्व करके नहीं देना है किसी को। आपको सीधा आंसर वहाँ पे रखना है। तो आप क्या करेंगे, 4/5 इंटू 10% प्लस 1/5 इंटू 20% किया और आपके पास आ जाएगा 12%। दिस इज जनरल फॉर्मूला। इसको आपकी कहीं आपने नोट्स बुक बना रखी हो, उसके अंदर नोट कर लीजिए। दिस इज जनरल। The growth rate of a function involving the sum of other function is the sum of the weighted average of the growth of the other function. जनरल फॉर्मूला है। कहीं भी आपसे पूछे कि आपका एक बच्चे की हाइट आपकी 2 फीट है, 3 फीट है, दूसरे बच्चे की हाइट आपकी 5 फीट है, दोनों की हाइट, एक की हाइट 10% से बढ़ रही है, दूसरे की हाइट 5% से बढ़ रही है, तो दोनों की हाइट कितने परसेंट से बढ़ जाएगी 1 साल बाद? जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। कोई भी चीज़ हो, उनका अगर सम की ग्रोथ पूछ ले, तो ये फ़ॉर्मूला है। तो मैंने ग्रोथ निकालने के आपको 3 फ़ॉर्मूले अभी तक बता दिए। डी
मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ कैसे निकलेगी, डिवीज़न की ग्रोथ कैसे निकलेगी और सम की ग्रोथ कैसे निकलेगी। क्लियर है तीनों ही फ़ॉर्मूले? कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं, ल लोग डरते हैं मैथमेटिक्स से, ये कैसे निकलता है, वो कैसे निकलता है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ नहीं, उसको डराया गया है बस केवल। अब हो जाएगा, सिंपल है ये चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे आपको अगर मैं पूछूँ कि 9 इंटू 5 कितना होता है? कितना होता है? 45। जिस प्रकार से आपने ये किया है वैसे ही अब आपको ग्रोथ रेट निकालने आनी चाहिए। ओके, अगला आपको एक और दे रखा है तो उसमें डायरेक्ट निकाल रखा है। A company derives 70% of its revenue from bathing suits, 20% from bathing caps, 10% from bathing slippers. If revenue from the bathing suits increases by 15%, cap by 5%, slippers by 4%, what is the rate of growth of the total revenue? सीधा सिंपल इसके अंदर आप लगाते जाइए कि 70% रेवेन्यू किससे आ रही है इसकी बाथिंग सूट से आ रही है और बाथिंग सूट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी 15% से इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल आ गया 11.9। इस प्रकार की भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कि थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है सेल की। ये आ रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ सेल, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट हो गया चलिए लास्ट। इसको भी देख ही लीजिए अब है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कहीं निकालनी हो पे relative growth rate of G of cells is T is equal to 4 given ST is equal to ये आपकी सेल्स दे रखी टाइम के साथ। सेल भी किसका फंक्शन होगा टाइम का होगा। तो ये आपको 1 लाख e टू द पावर 0.5 अंडर रूट टी दे रखा है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए आप इसका लॉग ले लीजिए। लॉग 1000 प्लस लॉग e 0.5 टी हो गया और ये इसका डिफरेंस इसने आपने कर दिया टेक द डेरिवेटिव एंड रिकॉल दैट 0.5 अंडर रूट टी इज इक्वल टू 0.5 टी टू पावर हाफ ठीक है 0.5 अंडर रूट टी इज इक्वल टू टी टू पावर हाफ हो गया तो इसको आप अभी यहाँ स्किप करिए क्योंकि आपको जो 3 फॉर्मूले आ गए हैं वो सफिशिएंट है इससे कोई ज़्यादा खास नहीं कभी होगा तो और मैं आपको इसको पढ़ा दूँगा क्योंकि ये इसका आप बस थ्योरेटिकल पार्ट देखना पड़ेगा। तो अभी आज जो हमने देखा नई चीज़ ग्रोथ रेट निकालने की आई थिंक आप लोगों को अब टिप्स पे हो जाएगी कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ रेट हमें निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ये चैप्टर आपका 9 था। वापस हम लोग चलते हैं। आएगा, आएगा। वो भी आ रहा है। एरिक डॉर्मर और दोनों ही ग्रोथ रेट जिस प्रकार से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो उसमें अभी इसी में आएगा आपका। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है मैट्रिक्स इन्वर्जन कल हम देख रहे थे। इन्वर्जन निकालना आ गया ना आपको पूरा? कल हमने किया था कोफैक्टर्स वगैरह का वो पूरा। उसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो क्रैमर रूल है। हमें क्रैमर रूल का ही यूज़ करना है। ये बहुत टिपिकल मेथड है उसका यूज़ नहीं करना। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ध्यान हो गए? सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं? अगर डिटरमिनेंट्स एग्जिस्ट करता है इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा आपका और नहीं होगा तो क्या होगा? सिंगुलर नॉन सिंगुलर। नोट नहीं किया है आपने डायरी में कहीं? इसको भी देख लीजिए वापस। हाँ, हाँ। नहीं पर उसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाता है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे मैट्रिक्स में तो फिर डिटरमिनेंट आप जो निकालेंगे ए बार बार मतलब ए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है? तो वो आपका वो कौन-सा मैट्रिक्स मैं नाम पूछ रहा हूँ?
0 होगा तो 6 ये चीज़ें थोड़ा-सा आप नोट करते रहिए, क्योंकि इसके क्या नोट्स मैं अब प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने-अपने नोट्स बना दीजिए ये सब चीज़ों के। जैसे अभी तीनों ही ग्रोथ रेट के हमने फ़ॉर्मूला देखे, तो ये आपके लिए बहुत आपको बहुत सिंपल से नोट्स बनाना है। 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो ग्रोथ रेट छूट जाएगी, 2 चीज़ें डिवाइड हो रही है तो ग्रोथ रेट माइनस हो जाएगी, 2 चीज़ें ऐड हो रही है उनकी ग्रोथ रेट पूछी है, तो उनका वेटेज वेट निकाल के उसकी ग्रोथ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर ठीक है, ये 3 जनरल फ़ॉर्मूला अभी आज हमने देखे। अब थोड़ा-सा हम और आगे देख लेते हैं, 6:20 हो गए। ये थोड़ी मैट्रिक्स की प्रॉब्लम आप लोग कर लीजिएगा, क्रैमर रूल की स्पेशली लैप्लेस एक्सपेंशन प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो क्रैमर रूल की कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इसने कोफैक्टर्स से निकाला है। ये क्रैमर रूल की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से आप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्रैमर रूल क्या है। इससे क्या थोड़ा-सा फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन। चैप्टर 11 आई थिंक कल कंप्लीट हो गया था, इसमें अब कुछ बचा नहीं था। 12 शुरू कर दें? इसमें कोई किसी को कोई किसी में क्वेश्चन में दिक्कत हो तो इसलिए मैं तो रुक रहा था, बाकी ये क्वेश्चन हमने कल किया ही था, Q1, Q2 वाला, है ना? 0-0 वाला क्रैमर रूल्स हमने शायद कर लिया था। इसका मतलब हमने इसको देख लिया था, अब चैप्टर नंबर 12 देखते हैं, चलिए। जी, थोड़ा-सा मैं आपको हायर मैथमेटिक्स की साइड पे ले जा रहा हूँ, है ना? आप में से अगर किसी को लगे कि नहीं सर मुझे तो ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स में भी अलग ढंग से बताऊँगा। एक तो होता है आपको केवल मैथमेटिक्स पढ़ा दी जाए और एक आपके काम की चीज़ डायरेक्ट बता दी जाए कि नहीं, आपको तो यही काम किया है, आपको इससे वर्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं। हम क्या होता है कई बार तो आप हम कोई भी व्यक्ति है, किसी प्लेस पे आप गए नहीं हो, किसी जगह पे आप गए नहीं हो और आपको उस जगह के बारे में डरा दिया जाए, ठीक है? तो आप वहाँ जाओगे भी नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आया हूँ 2015 में। आप मेरे से मिले और मैं आपको डरा दूँगा, "यार यहाँ तो बहुत वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लोग तो मेरे साथ आए थे 10-15 लोग तो घायल हो गए, एक के ये हो गया, एक के वो हो गया और वो तो यात्रा भी नहीं कर पाए।" तब क्या करोगे आप उस जगह को जाने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आप जाओगे ही नहीं। लेकिन दूसरा अगर मैं वहीं जाके आपको वहाँ की पॉज़िटिव बात बताता हूँ, अच्छी-अच्छी बातें बताता हूँ, तो आप एकदम जाने की इच्छा ज़ाहिर करोगे। वैसा ही है मैथमेटिक्स के साथ में कि मैथमेटिक्स में आपको कोई किसी टीचर से आप मिलेंगे तो वो आपको अगर वो खुद भी जानता नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के आधे टीचर्स नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, आधे से भी ज़्यादा। तो वो खुद भी जानते ही नहीं मैथमेटिक्स और इसके अंदर इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ होती है, तो वो स्किप करते जाते हैं उन पार्ट को, बताते ही नहीं, स्टूडेंट्स को भी नहीं बताते हैं और उन वो भी डरते रहते हैं और खुद भी डरते हैं, दूसरों को भी डराते रहते हैं। इसलिए आपको इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना लचीला सब्जेक्ट है कि ये मैथमेटिक्स को भी यूज़ करता है, स्टैटिस्टिक्स को भी यूज़ करता है और मैं आपके साथ कुछ बुक्स शेयर करूँगा अगर कोई इंटरेस्टेड हो आप में से। तो ये फिजिक्स को भी यूज़ करने लग गया है। आजकल क्वांटम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर हज़ारों टॉपिक्स यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। क्यों? क्योंकि अभी जब हमने देखा कि जिस प्रकार से मैथ्स इसका यूज़ हो रही, ग्रोथ रेट निकल तो अब ये देखा जा रहा है कि क्वांटम जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स का यूज़ इकोनॉमिक्स में हम पूरा कर सकते हैं और सिंपल मॉडल्स हम तैयार कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और उस उन मॉडल्स के बेस पे हम बहुत कुछ कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक क्वांटम इकोनॉमिक्स आ गया है, इसी प्रकार से एक फिज़िकल इकोनॉमिक्स भी नई जो फ़ील्ड है वो अब इकोनॉमिक्स में आ गया है। हालाँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सिलेबस अभी तक भी चेंज नहीं किए। पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अभी नहीं चल रहे हैं। तो आप में से कोई भी अगर कहीं हायर लेवल पे कहीं जाता है तो उसे इन इतना जब इंटरव्यू फेस करता है तो ये सब चीज़ें हो सकता है उसको सुनने मिल जाएगी व्हाट इज़ क्वांटम इकोनॉमिक्स इज़। तो वो आपको जब आपका आप अभी तो आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तब अपन उसको और देखेंगे थोड़ा ढंग से। देखिए जैकोबियन अब क्या है? जैकोबियन वर्ड आपके कहीं भी लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, पर फिर भी ये चीज़ क्या है उसको थोड़ा-सा आप देखें। शोड हाउ टू टेस्ट फॉर द लीनियर डिपेंडेंस। अभी हमने देखा ना लीनियर डिपेंडेंस, आपने लीनियर डिपेंडेंस इसलिए मैंने पूछा था सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है?
तो लीनियर डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कोई भी जो हमारा ये यहाँ पे रो और कॉलम है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमने एक पहले एग्जांपल देखा था कि पहली रो दूसरी जो रो है वो पहली रो का ढाई गुना है ना? इस प्रकार की चीजें हो, तो वो कहलाती है लीनियर डिपेंडेंस। थ्रू द यूज ऑफ सिंपल डिटरमिनेंट, इन contrast, Jacobian determinant permits testing for functional dependence. Jacobian determinant आपको फंक्शनल डिपेंडेंस के टेस्ट के बारे में बताता है कि इसका किस ये डिपेंडेंस है या नहीं है, उसको ये प्रूव करके दे देता है कि हाँ या यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के अंदर भी यहाँ पे डिपेंडेंस है या फिर नहीं है। बोथ लीनियर और नॉन लीनियर, दोनों ही केस में लीनियर फंक्शन हो तब भी और नॉन लीनियर हो तब भी ये डिपेंडेंस को बता देता है। A Jacobian determinant is composed of all the first order partial derivative. जो भी आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं, इनसे ये बनता है ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन अरेंज इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस में इनको लगाने के बाद। यानी कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखे हैं, आप उसको उसका जैकोबियन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उन सब के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और उनको एक सिस्टम में अरेंज करके उसका मैट्रिक ये डिटरमिनेंट बना देंगे। ये आपका कहलाता है जैकोबियन। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी फंक्शन y1 y2 y3 तीन हमें दे रखे हैं। फंक्शन x y1 डिपेंड करता है x1 x2 x3 पे, y2 डिपेंड करता है x1 x2 x3 पे और y3 भी डिपेंड करता है x2 x3 x3 पे। यानी कि तीनों ही फंक्शन y1 y2 y3 हमारे x1 x2 x3 इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की ही आपस में पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे और उसको उसी सीक्वेंस में जमाएं। देखिए, y1 का x1 के साथ में लिया, y1 का x2 के साथ में लिया, y1 का x3 के साथ में लिया। इसी प्रकार से y2 का x1 के साथ, y2 का x2 के साथ, y2 का x3 के साथ, फिर y3 का ले लिया और इन तीनों को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में जमा दिया। इसको हम कहते हैं जैकोबियन। अब इससे हमें हमारे काम की क्या चीजें उस पे जाइए। Notice that the elements of each row are partial derivatives of one function, partial derivative with respect to the each of the independent variable x1, x2, x3, and the elements of each column are the partial derivative. तो जैकोबियन क्या है? जैकोबियन एक मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज को लेता है सिंपली। अब ये आपको क्या आंसर देता है और क्या आपके काम का है, क्यों काम का है वो देखिए। ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जे, इफ जैकोबियन इज जीरो, जो आपका डिटरमिनेंट है जैकोबियन, वो जीरो है, जैकोबियन डिटरमिनेंट इज जीरो, द इक्वेशन आर फंक्शनली डिपेंडेंट। अगर ये जीरो आता है तो इक्वेशन क्या होगी आपकी? फंक्शनली डिपेंडेंट होगी। ये चीजें हमें निकालनी होती हैं कि ये आपस में डिपेंडेंट है या नहीं है। और अगर ये जीरो नहीं आता है तो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये हमें काम करना है कि भाई हमें ये देखना जो आपका मैट्रिक्स है सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है कि या फिर जो आपकी इक्वेशंस है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है। इसके लिए अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये जैकोबियन टेस्ट लगाइए आप, जैकोबियन टेस्ट इसके ऊपर मुझे लगाना है। मैं क्या करूँगा, इनके पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा। इस x इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ ले गया तो 5 आ गया, इसका x2 के साथ लिया तो 3 आ गया, इसका x1 के साथ लिया तो कितना आ गया? 50 x1, इसका x1 x2 के साथ लिया तो 30 x1 आ गया। इसका आपने x1 और x2 के साथ में लेना, 30 x2 के साथ में लिया था x1 और ये लिया तो 18 प्लस 18 x2। ठीक है? तो एक बार को आपको x1 के साथ लेना है, एक बार आपको x2 के साथ लेना है। तो x1 के साथ इसका लेंगे तो 50 x1 और 30 x2 और फिर वापस x2 के साथ लीजिए तो क्या होगा? x2 कहाँ दिख रहा है? 30 x1 प्लस 18 x2। ठीक है? आ गया जैकोबियन बनाना आ गया आपको? जैकोबियन बनाने के बाद आप इसको इवैल्यूएट कर दीजिए। कैसे करेंगे? 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में माइनस साइन लगेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू देखेंगे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? 0 का मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट। There is functional dependence between the equation. In this, the simplest case is ये। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंस को बताता है। ये जैकोबियन आपने समझ लिया। अगला है हेसियन। हेसियन क्या कहता है? Given that the first order condition zx is equal to zy is equal to 0 are met, a sufficient condition for the multivariable function to be at an optimum if
ये बताता है कि अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये जो आपने जैकोबियन निकाला, वो जैकोबियन आपके क्या हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो आपने निकाली थी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन याद आ रही है ना आपको? पार्शियल डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है? जितने भी पार्शियल डिफरेंशिएशन उन सबको हम क्या करेंगे? 0 कर, ठीक है? तो 0 कर दिया, ज़ेड-एक्स, ज़ेड-वाई के रेफरेंस में सभी को 0 कर दिया। अब ये कह रहा है कि गिवन दैट द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आर मेट, ये हमने हो गया कि हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मिल गई, हो गई है। उससे बाद में आपने उसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल दी। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? जो ये सारा अभी भी ऑप्टिमाइजेशन ही चल रहा है ना, ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ही चल रहा है अभी आपका। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शन? अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम करते ही मल्टी वेरिएबल फंक्शन में। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, याद आ रही है आपको? दोनों ही जो सेकंड डेरिवेटिव हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो तो मिनिमा, दोनों ही नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, और तीसरी एक और कंडीशन होनी चाहिए आपकी कि दोनों की जो डायरेक्ट आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो उनके क्रॉस से के स्क्वायर से ज्यादा होने चाहिए। याद आ गया तीनों ही चीजें? ये हमारा पार्शियल। अब इसमें हेशियन क्या चीज है? A convenient test for the second order condition is Hessian, बस कुछ भी नहीं है। Hessian आपका जो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है, उस कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में पार्शियल जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है, आपके सिलेबस में ऑप्टिमाइजेशन भी है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है, इसलिए आपको हेशियन पढ़ना जरूरी है। तो हेशियन क्या चीज है? हेशियन एक आपका कन्वीनियंट टेस्ट, जैसे जैकोबियन अभी आपने देखा था, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस निकालने का तरीका, इसी प्रकार से हेशियन आपको क्या देता है? जैकोबियन किसका डिटरमिनेंट है? जैकोबियन पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का डिटरमिनेंट है। अगर वो जीरो आता है तो आप क्या कहेंगे? सिंगुलर है, और जो वहां पे डिपेंडेंस है, फंक्शनली डिपेंडेंस है। अगर नहीं आता है तो फंक्शनल डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन हेशियन एक कन्वीनियंट तरीका है टेस्ट का। ए हेशियन इज ए डिटरमिनेंट कंपोज्ड ऑफ ऑल द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया अब आपको? जैकोबियन जहां फर्स्ट का वो है और हेशियन क्या है? सेकंड का। कुछ भी नहीं है, एक फर्स्ट को बताता है और एक सेकंड को बताता है, ठीक है? तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का डिटरमिनेंट अगर आप बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? हेशियन। With the second order direct partial on the principal diagonal and the second order cross partial at the principal diagonal. ठीक है, डायरेक्ट आपके क्या होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होंगे। क्रॉस पार्शियल्स क्या होंगे? ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के बाहर की तरफ होंगे। तो जेड एक्स, जेड एक्स वाई यहाँ लिया, जेड वाई एक्स यहाँ लिया, जेड वाई वाई यहाँ लिया। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके ऊपर डायरेक्ट होगा। और क्या किया? अभी अब देखिए, अब आप क्या करते हैं? ये मैंने आपको दे दिया हेशियन, तो आप क्या करते हैं? जेड एक्स एक्स को जेड वाई वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, जेड एक्स वाई वाई करते हैं। यही तो आपकी क्या है? थर्ड कंडीशन। यही आपकी क्या है? ये थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, थर्ड कंडीशन ही एशियन है। वेरी गुड। जो मैं बताना चाह रहा था वो आपने बता दिया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हम थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, वो ही आपकी हेशियन है। ये इसने लिख भी रखा है। द सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर द मिनिमाइजेशन आर मेट। अब यहाँ पे मिनिमाइजेशन की सेकंड ऑर्डर कंडीशन मैट हो रही है आपकी। हेशियन आपका H1 0 है, H2 आपका ग्रेटर देन 0 है। द हेशियन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट। ए पॉजिटिव डेफिनेट हेशियन फुलफिल्स द सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर ए मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमा हो गया। द अब अगला है आपका, इफ द फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर एंड द सेकंड प्रिंसिपल माइनर, अगर ये आपके हैं, द सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमा आ गया। ठीक है, मैक्सिमा क्या हो गया? देखिए, मिनिमा की और मैक्सिमा की अब ये कंडीशंस आपको बता रहा है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमा आर मेट व्हेन, कब होगी मिनिमा? जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो बता रहा आपको। H1 हेशियन 1, H1 क्या है बताइए? H1 is Z axis. If the first element of the principal diagonal, first element principal diagonal क्या क्या है? Z axis. The first principal minor जिसको हम बोलते हैं H1,
इज पॉजिटिव एंड सेकंड प्रिंसिपल माइनर, जो सेकंड प्रिंसिपल माइनर है वो आपका है जेड एक्स एक्स, ये जो H2। तो दो प्रिंसिपल माइनर हो गए। H1 को हम क्या कहते हैं, हेशियन का फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर, और H2 को क्या कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल माइनर। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर जेड एक्स एक्स आपने लिया, और वो क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर को H1 से डिनोट किया, वो पॉजिटिव है। सेकंड प्रिंसिपल माइनर भी पॉजिटिव है आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हेशियन इज फुलफिल कर रहा है आपकी मिनिमाइजेशन की कंडीशन को। इसी प्रकार से सेकंड देखिए, सेकंड अंडर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन, इसको वही कंडीशन थी आपकी, उसी को हेशियन से बताना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन कब होगी, जब फर्स्ट आपका क्या हो, प्रिंसिपल माइनर जेड एक्स एक्स क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। और सेकंड प्रिंसिपल माइनर तो होना ही चाहिए, वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, H2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब आपकी आप कहेंगे कि ये आपकी जो कंडीशन है वो उसको मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेशियन और जैकोबियन क्या चीजें, जो हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं, उन्हीं पार्शियल डेरिवेटिव का एक सिंप्लीफाइड तरीका है, बताने का तरीका, और कुछ भी नहीं, नाम है और कुछ भी नहीं। अभी आपको एक प्रॉब्लम दे दी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब हमें यहाँ इसका पहले आपने सारे मैक्सिमाइजेशन वगैरह किए होंगे, और वो बड़ा टफ लग रहे थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी। अब आप यहाँ देखेंगे आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये आपको एक फंक्शन दे दिया, इज ऑप्टिमाइज एट x1 और y2 के ऊपर, इसको आपको निकालना है, ऑप्टिमाइज करना है आपको उसको। अब आपको ये बताना है कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब आपको ढूंढना पड़ता है कि वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। आप क्या करेंगे, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, जेड एक्स एक्स बताइए कितना होगा इसका। एक बार जेड एक्स निकालिए, फिर जेड एक्स एक्स निकालिए, ये सारी वैल्यूज इसमें आ जाएगी। हेशियन बनाइए आप इसका, ये आपने हेशियन बना दिया। अब यहाँ पे इस हेशियन में हम देखते हैं H1 कितना है, H1 आपका पॉजिटिव है 6, तो ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। लेकिन मिनिमा के लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा, H2 चेक करना पड़ेगा। H2 अगर पॉजिटिव आता है, और ये यहाँ पे H2 चेक किया, वो 23 पॉजिटिव आ गया, इसका नाम क्या कहेंगे, मिनिमा। क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर मिनिमा है। बस इतना फास्ट हो गया अब आपका, और कुछ भी नहीं। हेशियन से आपने जो काम किया, उससे आपका जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है पार्शियल के केस में, वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी, बहुत आसान हो गया, फटाफट आपका काम। क्लियर है यहाँ तक, हेशियन और जैकोबियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 12.3 डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपके हेशियन बोर्ड और ये नहीं है आपके, हैं आपके, चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन दे रखा है सिलेबस में, तो ये पूछा जा सकता है। ये वो क्वेश्चन है, देखिए जब आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, उसके बाद ये वो 10% क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, वही वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, और इसके चांसेस हैं एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। Determinants may be used to test for the positive and negative definites of the quadratic form. The determinants of a quadratic form is called discriminant D given the quadratic form। ये अब आप हम आ जाते हैं, अभी तक आपकी सारी इक्वेशन कैसी थी, लीनियर थी। अब हम आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, जो कि जैसा कि हितेश बता रहा था, वो ग्रोथ रेट वगैरह, तो जो हेरेडोमर वगैरह आएगा ना, वो सब क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट बनाना है, इस फॉर्म बाय प्लेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म on the principal diagonal and dividing the coefficients of the non-squared term equally between the off diagonal position। क्या करते हैं हम इसके अंदर, इसका मुझे डिटर्मिनेंट बनाना है, जिसको मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ। इसका ये जो टॉपिक का नाम है उसका भी है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे बनाना है, डी एक नई टर्म है, जैसे अभी आपने जैकोबियन पढ़ा, हेशियन पढ़ा, वैसे ही एक तीसरा है डिस्क्रिमिनेंट। जब भी आपके फंक्शन आपका कैसा हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, पहली बात तो उस फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, प्लेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर्ड टर्म ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। बताइए स्क्वायर्ड टर्म के कोएफिशिएंट कौन-कौन से हैं इस इक्वेशन में? स्क्वायर्ड टर्म कौन-कौन सी है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। इसके कोएफिशिएंट कौन से हैं? एक्स स्क्वायर का ए है, वाई स्क्वायर का। ए और सी को हम प्रिंसिपल डायगोनल पे रख देंगे, ठीक है?
इस प्रकार से आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे। ए और सी को प्रिंसिपल डायगोनल पर रख दिया एंड डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म इक्वली बिटवीन द ऑफ डायगोनल पोजीशन। अब नॉन स्क्वायर टर्म कौन सी है? एक्स वाई आपका नॉन स्क्वायर टर्म, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? बी, और उसको आप आधा आधा करके दूसरे डायगोनल के ऊपर रख दीजिए। बी है तो बी बाई टू को रख दिया। देन इवेल्युएट द प्रिंसिपल माइनर ऑफ हेशियन, और उसके बाद में हेशियन के प्रिंसिपल माइनर को इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट किया तो पहला हेशियन मेरा D1 क्या है? पॉजिटिव है। D2 क्या है? D2 निकाल दिया इससे, AC माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इफ, अब यहाँ पे आ जाइए ये काम का, इफ D1 एंड D2 दो बोथ आर पॉजिटिव, discriminant is positive definite and Z is positive for all non-zero values of X and Y. If D is less than 0 and D2 is greater than 0, Z is negative definite. तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तब तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा, और उस केस में सेकंड केस में अगर D1 आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव डेफिनेट होगा। ठीक है, ये आपने इसका डिस्क्रिमिनेट निकाल दिया। इसके डिस्क्रिमिनेट की वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। D1 आपका यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, D2 भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? Z इज पॉजिटिव डेफिनेट। इसका मीनिंग है, मीनिंग दैट इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी कि पूरा जो आपका डेफिनेट आपने निकाला है Z हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये Z x और y की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। to test for sign definiteness given quadratic form। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये हायर ऑर्डर हेशंस के ऊपर भी जा रहा है आगे। ठीक है, ये हायर ऑर्डर आपके हेशंस बनेंगे, उससे भी वैसे वैसे आपके निकलेंगे, जो कि कल आप में से किसी ने पूछा था सर और कैसे होगा, तो ये सारा हम किससे निकालते हैं? हेशन से निकालते हैं। 4, 5, 6 में सभी में मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन वैसी की वैसी होगी। अब ये हायर ऑर्डर ये जो है वो ऐसे बन रहे हैं आपके। हेशन में क्या है? सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ज्यादा पे हमें नहीं आना, आपको तो केवल बेसिक बेसिक ध्यान रखना। अब आता है बॉर्डर हेशियन फॉर कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन आपने सभी ने देख लिया, लैग्रेंज फंक्शन हम उसमें बनाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, फिर बॉर्डर हेशियन आप बनाते हैं इसका। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपके वो हो रहा, हम तो इसमें काम की चीज निकाल के आपको बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा आपके केवल और केवल किस में होना चाहिए? जहन में होना चाहिए, ताकि आपको ये नहीं लगे मुझे आता नहीं। अगला है आपका इनपुट आउटपुट एनालिसिस। आप ऐसे सभी ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस कर रखा है, नहीं कर रखा है? आता है सभी को इनपुट आउटपुट? ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। देखिए क्या है इनपुट आउटपुट, उसको समझिए। In a modern economy where the production of one good requires the input of many other goods as intermediate good in the production process, total demand for the product I will be summation of all intermediate demand for the product plus the final demand for the product arising from the consumers, investors, government and exporters। इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप जो इंटरमीडिएट यूज करते हो, तो एक तो इंटरमीडिएट गुड्स की भी डिमांड होती है और फाइनल गुड्स की भी डिमांड होती है, सभी अलग अलग के द्वारा। If Aij is technical coefficient expressing the value of input required to produce $1 worth of product Xj। अब इसको यहाँ पे आपको उसको पढ़ना देखना पड़ेगा क्या चीज है इसमें। Aij क्या है? The total demand for product I can be expressed as, I आपका क्या है? एक Aij आपका टेक्निकल कॉफिशिएंट है, वो क्या बताता है कि इनपुट I एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट I रिक्वायर्ड, कितना इनपुट आपको I चाहिएगा टू प्रोड्यूस $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट J।
आप जे प्रोडक्ट बना रहे हो, उस जे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आपको इनपुट आई चाहिएगा, तो इनपुट आई की डिमांड का पूरा ये फंक्शन है। तो इनपुट आई कितना चाहिएगा, अब इस इनपुट आई का हम यूज़ किस-किस में करते हैं? हम प्रोडक्ट जे बना रहे हैं, उसके अंदर करते हैं। जे मतलब कि आप कोई भी अलग-अलग, अलग-अलग प्रोडक्ट जितने भी बना रहे हो, जे का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उन सब में आपको इनपुट आई की डिमांड आप कर रहे हो। तो क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की बात करता है। पूरी इकोनॉमी के अंदर हम बहुत सारे इनपुट्स को यूज़ करते हैं। अलग-अलग अलग इनपुट्स को यूज़ करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। उस इसके कारण से हमें थोड़ी-सी जो प्रॉब्लम होती है हमारी वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सेट करने के लिए हम वापस उसके अंदर मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन हो जो होगा प्रॉब्लम का, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा? देखिए, इसी प्रकार से जैसे मैंने इनपुट आई की डिमांड आपको बता रखी है। AI1, AI2, AI3 सब कोएफ़िशिएंट है इसकी। अब इसी प्रकार से इनपुट आई के बाद आप दूसरा लगा दिए आई, जे, के, एल, एम, एन इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो X1, X2, X3 और ये आपके सारे के इसके कोएफ़िशिएंट्स हो गए और ये आपका फाइनल इसका रिज़ल्ट हो गया बी। तो इसको हम इस ढंग से इनपुट आउटपुट मॉडल को इस ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। X इज़ इक्वल टू AX प्लस B इस फॉर्म में इनपुट आउटपुट मॉडल को एक्सप्रेस किया जाता है। Where A is called matrix of technical coefficient to find the level of total output indeterminate and final needed to intermediate और final दोनों का ही जो total output है needed to satisfy final demand, we can solve X in terms of matrix of technical coefficient and the column vector of the final demand both of which are given by यहाँ पे आप क्या करेंगे x plus minus ax कर दिया आपने is equal to b कर दिया। इसको अगर आप कॉमन निकाला जाए तो i माइनस ए मैट्रिक्स हो गया इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका जो आपका आंसर होगा इनपुट आउटपुट मॉडल को सॉल्व करने का वो होता है x इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब ये इनवर्स वगैरह सब आप निकालना जानते हैं तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें i माइनस ए को क्या कहते हैं हम लियोनटिफ मैट्रिक्स का एक और नई टर्म आपके लिए आ गई। लियोनटिफ मैट्रिक्स क्या है आपका i माइनस ए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे i माइनस यानी लियोनटिफ मैट्रिक्स को के इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। In complete input-output table, labor and capital would also be included as input, constituting value added by the firm. The vertical summation of the elements along ij ये चलिए अब हम सीधा इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है। डिटरमिन द टोटल डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज 1, 2, 3 गिवन द मैट्रिक्स एंड टेक्निकल कोएफिशिएंट आपको दे रखे हैं एंड फाइनल डिमांड बी में दे रखी है आपको। ये इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है तो आप इसको मैट्रिक्स में भी जमा सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे दे रखी। तो आपको क्या करना है आई माइनस ए करना है। सबसे पहले आई क्या बना देंगे हम 1 1 1 बाकी सारे एलिमेंट 0 आई माइनस ए निकाल लीजिए। हर में से हर की वैल्यू लेट कर दीजिए। 1 में से आप 0.3 घटाएंगे तो 0.7 आ गया और बाकी सब चीजें आपने निकाल दी तो आई माइनस ए निकाल लिया। उसके बाद में आई माइनस ए का इनवर्स निकालना है। कैसे निकालना है पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है उसका ट्रांसपोज करना है और उसको उसके जो डिटरमिनेंट है उसके डिवाइड करना है। ये उसने कर दिया और आप चाहे तो क्रेमर रूल का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये करके इसने इसकी वैल्यू निकाल दी तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। ये आपका इनपुट आउटपुट मैटर। इसकी और भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होता है। टू दिस पॉइंट द साइन डेफिनेटनेस जो अभी अपन ने ऊपर देखी थी साइन डेफिनेटनेस कैसे निकालते हैं हम ये यहाँ से हमने निकाली थी डिटरमिनेट डिस्क्रिमिनेट से of a Hessian and quadratic form has been tested by using the principal minor. Sign definiteness can also be tested by using the characteristics roots of matrix. Sign definiteness को जो पहले मेथड बताया था उसके अलावा भी आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रूट्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। Given the square matrix A, if it is possible to find the vector which is not equal to 0 and scalar C such that एक कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है उसके लिए कहा गया है कि अगर आप उसका एक वेक्टर निकाल सकें और उसमें एक स्केलर सी हो और इस प्रकार से हो वो कि AV इज इक्वल टू CV हो। द स्केलर C इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट और उसको हम C को क्या कहते हैं जो आपका स्केलर C है इस केस में
वो आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहलाएगा, तो या फिर लैटेंट रूट कहलाएगा, या फिर इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। एंड द वेक्टर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, लैटेंट वेक्टर और आइगन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो और उसके लिए हम एक आइगन वेक्टर बनाएं v, इस प्रकार से बनाएं कि वो आइगन वेक्टर cv के बराबर हो जाए, यानी कि उसमें से एक स्केलर हम निकाल सकें, उस वेक्टर में से ही एक स्केलर निकाल के उसके बराबर हो जाए। तो ये जो c निकलता है वो कहलाता है आइगन वैल्यू, और जो वेक्टर है v वो कहलाता है आपका आइगन वेक्टर। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि अब इसको हम इससे i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपका हो गया av इज इक्वल टू cv, इसको इधर लेस कर दिया, a माइनस सी आई इज इक्वल टू v हो गया, where a minus ci is called characteristics matrix, इसको हम कहेंगे characteristics matrix। सिंस बाय assumption v आपका जीरो नहीं हो सकता, तो characteristics matrix must be singular, तो इसलिए characteristics matrix कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा, एंड thus the determinant must vanish, और इसका आंसर डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सीधे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। एक आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, -6 3 3 -6, टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट इसका निकालना है आपको a, द डिटरमिनेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मस्ट इक्वल 0। अगर आप इसका कोई एक कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना चाहते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आपको जो भी निकालना है उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला था ऊपर इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जिसमें ए वी इज इक्वल टू सी वी हो, फिर आपने आई कर दीजिए माइनस आई करके उसका जो ये निकलेगा ए माइनस सी आई, ये इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किस चीज के लिए, टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट, ए निकालने के। ए का कैरेक्टरिस्टिक्स रूट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगा, सी हमें कुछ भी इमेजिन करना पड़ेगा, सी को आई से मल्टीप्लाई करिए, आई कहाँ कहाँ होगा, डायगोनल के ऊपर, क्योंकि 1 1 1 वही होंगे, और उसको उससे लेस करते जाइए। आप क्या करेंगे, -6 माइनस सी, 3 ऐसे ही रहेगा, ये वाला डायगोनल चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे भी -6 माइनस सी। अब इसको चेक कर लीजिए, क्या ये जीरो हो रहा है, और ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो होना चाहिए, तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की दो वैल्यू आई, -9 और -3। तो ये आपका टेस्टिंग फॉर द साइन डेफिनेटनेस, सिंस बोथ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, ए इज नेगेटिव डेफिनेट होगा, जो मैंने पहले ही बताया था, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव डेफिनेट होगा। नोट दैट C1 plus C2 मस्ट इक्वल द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, और ये आपके हो रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के बराबर होंगे। एंड टू C1 C2 मस्ट इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये आप देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए, C1 प्लस C2 कितना हो रहा है आपका, 12, -12 हो रहा है, और वो भी -12 हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल भी 6 -6 मस्ट इक्वल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल हो रहा है। एंड सेकंड क्या चेक करना है, C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 कितना आ रहा है, 27, मस्ट इक्वल द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के बराबर होना चाहिए, और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी कितना है आपका, 27। कैसे करेंगे आप, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा आपका, 12, हाँ थोड़ी 36 प्लस माइनस करेंगे 9, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। ठीक है, तो 36 में से 9 गया, ये आपका ये चेक करने के लिए कि जो मैट्रिक्स है आपका वो डेफिनेट
इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है और इसकी डेफिनेटनेस को चेक कर रहे हैं। ये जस्ट आपको केवल आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको चीज़ें बताई है क्या है। इसमें हमारा कहाँ-कहाँ इसका यूज़ आएगा, वहाँ पे मैं क्या इसको यूज़ करूँगा, तब आप थोड़ा समझ जाएँगे सर क्या कर रहा है। चलिए, ये यहाँ तक इस चैप्टर अपना ये कंप्लीट हो गया। इसमें तो वही न्यूमेरिकल है, इसमें अब एक साइन अपनी जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ नहीं आ रही। आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है आपकी। A firm produces two goods in pure competition and has a following total revenue and total cost function. ये आपको total revenue, total cost दे रखी है. The two goods are technically related in production, since the marginal cost of one is dependent on the level of output of the other. Minimize profit for the firm. Use Kramer rule for the first order condition, Hessian for the second order condition. ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ये आपके पास बुक है, आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा उसमें। इसी प्रकार से सेकंड प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, प्रॉफिट फॉर द कॉम्पिटिटिव फर्म whose goods are not technically related in production, the firm's total revenue and total cost function दिए हुए हैं आपको। ये वहां पे भी आप हेशन से लगा के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द मोनोपोलिस्ट फर्म प्रोड्यूसिंग टू रिलेटेड गुड्स, दो रिलेटेड गुड्स बना रही है फर्म। ये सारी जो अभी तक आपने मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की अपन ने यहाँ पे पीछे प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, उन सभी को ये अब हेशन से सॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन हम हेशन से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसी के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड है, सपोज वही वाली जो प्रॉब्लम हमने पहले ली थी, वही की वही प्रॉब्लम, उन सबको हेशन से फटाफट देख रहा है ये, और कुछ भी नहीं है। Monopolistic firm producing three related goods when the demand function and the cost function are given. सभी में हेशन बॉर्डर का यूज होगा। ठीक है, हेशन क्या है आपका? सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट, और वही चीज है जो वहां हमने की थी, और कोई भी इसमें कोई नई चीज नहीं। प्रॉब्लम नंबर 216 आप सॉल्व करिए। टोटल कॉस्ट दे रखी है, Q1 Q2 आपको दे रखा है, आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स एज इंडिकेटेड बाय द ऑपोजिट साइन। ये सब्स्टिट्यूट गुड क्यों है पता पड़ेगा ना आपको। क्या करेंगे आप इसमें? मैक्सिमाइज करना है आपको इसको, प्रॉफिट को। डिमांड फंक्शन को रीअरेंज करना पड़ेगा, इसमें क्यू की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो दोनों ही डिमांड फंक्शन को आप सबसे पहले तो क्यू की फॉर्म में लिख लें, फिर मैट्रिक्स बना दें, फिर क्रैमर रूल लगा दें, फिर वैल्यूज निकाल लें आप इसकी। फिर प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएं, फिर वापस वही चीज करें और वैल्यूज निकाल दें। ठीक है, चलिए अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इनमें से जो जिसको इंटरेस्ट हो वो उसको देखें। मैं तो जो काम की चीजें उसको आपको बता देता हूँ। ये तो जितना आप करेंगे, इसमें ये ध्यान रखिएगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादा टिपिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हमारे पास तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आएगी, जिसमें सिंप्लीफाई करके हम निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, वो चीज़ें आएगी।
लेकिन फिर भी आपको जानकारी सभी चीज़ों की होनी चाहिए। जैसे कि ये एक बॉर्डर एडिशन के कांस्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम, ठीक है? आपको इसको क्या बनाना होता है, आपको उसके अंदर लैंग्वेज फंक्शन बनाना होता है, ये हमने लैंग्वेज फंक्शन बना दिया, आपको वही ऑप्टिमाइज़ करना होता है और इन सब के अंदर हम क्या करते हैं वो, अब इन्हीं चीज़ों को हम हेसियन बॉर्डर से सॉल्व करने लगे। ठीक है? आप हेसियन बॉर्डर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि मेरा पढ़ाने का आपको इनका ये पर्पज़ था, आपको ये सब चीज़ें पता पड़ जाए कि हाँ, हेसियन बॉर्डर क्या होता है, जैकोबियन क्या होता है, क्या चीज़ है। अब यहाँ पे भी जैसे कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ये टिपिकल प्रॉब्लम्स है थोड़ी-सी। क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, बॉर्डर रेशियो निकालें, ठीक है? तो ये आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आज आप यहाँ पढ़ चुके हैं। अब आपको ये मैथमेटिक्स का एक जो डर था वो आई थिंक खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यूटिलिटी का है देखिए, ये मैक्सिमाइज़ यूटिलिटी करिए, ये कोई यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, बजट कांस्टेंट आपको दे रखा है, वही आपको निकालना है इस ढंग से। सब वैल्यूज़ निकाल लीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन वो एक की एक ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपको कॉस्ट दे रखी है कोई, कांस्टेंट दे रखा है, वापस उसको मिनिमाइज़ करिए कॉस्ट को। हुँ, हम इस पे आना चाह रहे थे इनपुट आउटपुट पर। Determine the total demand for industry 1, 2 and 3 given the matrix of technical coefficient and final demand vector B. ये आपको दिया हुआ। उसमें भी आप वही चीज़ लगाएँगे I माइनस A का इनवर्स निकालेंगे और उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे और आप X की वैल्यू आ जाएगी। Determine the new total demand X2 if final demand increases by 30. अब यहाँ ये क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है कि अगर फाइनल डिमांड हमारी 30 से बढ़ जाए, तो नई डिमांड क्या होगी? For industry 1 and decreases by 15 and 35 for industry 2, 3 respectively in column 2, 12 जो ऊपर वाली एक प्रॉब्लम है, तो उसी का आगे ये हमें एक थोड़ा-सा एक्सटेंशन इसने दिया है कि अगर इंडस्ट्री की जो फाइनल डिमांड है, पहली इंडस्ट्री के लिए 30% बढ़ जाए, दूसरी इंडस्ट्री के लिए 15% बढ़ जाए, तीसरी इंडस्ट्री के लिए 35% बढ़ जाए, तो फाइनल डिमांड कितनी बढ़ेगी? ठीक है? अब इसमें पहले वाले में क्या था देखिए, फाइनल डिमांड आपकी कितनी-कितनी आ रही थी? ये आपकी फाइनल डिमांड थी इसकी 743, 756 और 790। तो ये आपकी फाइनल डिमांड थी। अब ये कह रहा है कि अगर फाइनल डिमांड इन तीनों इनपुट्स की इंडस्ट्री की जो फाइनल डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाए 30, 15 और 35% से, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसी के अंदर जो उसका डिफरेंशियल है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम आप फंक्शन लगा देंगे, यही वाला जो ऊपर लगा हुआ है वही का वही, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या था 140, 220 और 180 था। उसकी जगह पे आप क्या लिख लेंगे 30 से बढ़ जाए एंड 15 और 35 से घट जाए, तो 15 और 35 को घटा दिया। यहाँ पे -15 -35 कर ये परसेंटेज नहीं है, नई वैल्यू ले लेंगे और फिर आपके पास आ जाएगी कि इसकी डिमांड कितनी होगी। ये कोई और टिपिकल प्रॉब्लम दे रखी है, इससे आपको बनानी पड़ेगी अपनी मैट्रिक्स को, खुद को आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। इसमें क्या है देखिए इसको थोड़ा-सा गिवन द inter-industry transaction demand table in millions of dollars below, find the matrix of technical coefficient. ये क्या कह रहा है कि सेक्टर ऑफ डेस्टिनेशन ये है, सेक्टर ऑफ ओरिजिन ये है और फाइनल डिमांड आपकी ये दे रखी है, टोटल डिमांड आपकी ये दे रखी है। कि इसमें क्या है द टेक्निकल कोएफिशिएंट आपको बनाना है। टेक्निकल कोएफिशिएंट किस किस चीज को एक्सप्रेस करता है? द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डॉलर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट और $1 ऑफ प्रोडक्ट जे, एआईजे बोलते हैं इसको। तो ए11 क्या होगा? दस द परसेंटेज ऑफ स्टील इन $1 ऑफ स्टील। ए21 क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ कोल इन $1 ऑफ स्टील
तो इस प्रकार से आप एआईजे से इसको पूरा मैट्रिक्स को बनाएँगे, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ रही है देखिए, कैसे बनेगी वो मैट्रिक्स, ये इस प्रकार से बन रही है। ये सेक्टर ऑफ ओरिजिन है, स्टील जो बना है, वो इन सब जग सेक्टर में जा रहा है। कितना फाइनल इंटरमीडिएट डिमांड है 160 की और टोटल डिमांड इसकी स्टील की कितनी है 600 की। ये कैसे हो रही है देखिए, स्टील 80 यूज़ हो रहा है स्टील फैक्ट्री के अंदर ही, 20 यूज़ हो रहा है कोल में, कितना हो गया 100 हो गया। 100 और आयरन में यूज़ हो रहा है आपका 110 और ऑटो में यूज़ हो रहा है 230। तो टोटल ये कितना होगा 100, 200, 300, 400, 440। फिर वैल्यू एडेड और ग्रॉस प्रोडक्शन, ये वैल्यू एडेड है इसके अंदर स्टील के अंदर। हाँ, नहीं फाइनल डिमांड प्लस नहीं हो रही, टोटल प्रोडक्शन इसका 600 है देखिए, 200, 400, 500, 600 यहाँ से ये मिल रही है देखिए, इसको ऐड कर दीजिए। ग्रॉस प्रोडक्शन स्टील का कितना है 600, ये प्रोडक्शन यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार से कोल का आपका है 600, फिर आयरन का है आपका 400 और ये है आपका ऑटो का 1000। ठीक है, इसको यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 200, 300, ये यहाँ जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब आप आयरन में, हाँ, ये तो इसको, हाँ, ये टोटल 600 में से इसका 80 यूज़ हो रहा है। हुँ, तो सभी को इसके डिवाइड कर दें टोटल कितना यूज़ हो रहा है। हुँ, और उसके बेस पे इसने इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स टेक्निकल कोएफिशिएंट्स निकाल दी। नहीं, मैं ये देख रहा था कि इधर इसका टोटल क्यों नहीं मैच हो रहा है ये? से 200, 300, हाँ, हो रहा है, ये भी हो रहा है, इधर भी टोटल हो रहा है। चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका क्या बनाएँगे टेक्निकल कोएफिशिएंट्स बना देंगे। तो इसी वजह से अपने प्रॉब्लम अभी आपके नहीं आएगी, आपको तो अलग ढंग से ही प्रॉब्लम पूछी जाएगी इसके अंदर। चलिए आई थिंक यहाँ कंप्लीट है ये, ना? ये कुछ और क्या दे रखा है एक्यूरेसी टेक्निकल कोएफिशिएंट फाइंड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये थोड़ा-सा इनपुट आउटपुट वाले आप एक बार प्रॉब्लम देख लीजिएगा, कुछ नहीं आया तो फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। चलिए ये आपका कुछ काम का नहीं है। थोड़ा-सा इसमें अगर आप चाहें ना तो ग्रोथ वाला और भी देख सकते हैं। अब ये आ जाते हैं हम कॉन्केव प्रोग्रामिंग पे। आपको स्कूल जाना है क्या सभी को? अभी रुक जाएँ या कंटिन्यू करें? इसमें भी कुछ एक चीज़ें आपके काम की हैं कॉन्केव प्रोग्रामिंग में।
ये आपके अब क्या है जो 13 चैप्टर है, वो आपका अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन का है, कॉनकेव प्रोग्रामिंग एनवेलप थ्योरम जो है। आप में से किसी ने पढ़ रखा है अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन? हुँ? आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, है ना? एक एक चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कांस्टेंट और अनकांस्टेंट में तो क्या था ये सॉरी इसकी तो थोड़ा-सा उसके कांस्टेंट का ही टिपिकल पार्ट है। अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन में जैसे आपको कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा है उसका और ऑप्टिमाइज़ेशन करना है आपको, है ना? तो वो तो बड़ा सिंपल है ना। कांस्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन आपने पूरा देख लिया है। आई थिंक अब ये चैप्टर 13 मैं आपको बाद में कभी और पढ़ाऊँगा मैं इसको, है ना? अभी आपके लिए आई थिंक ये सफिशिएंट है। इंटीग्रेशन हमने इसके चैप्टर पढ़ ही रखे हैं। एक आप चाहें तो डिफरेंस इक्वेशन आप और चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। उसमें भी हमारी काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम आती है, चैप्टर 16 और 17 डिफरेंस इक्वेशन। बाकी आपके आगे 17-18 में आप कुछ और चैप्टर्स हैं, उसमें हम देखेंगे। चलिए आज के लिए तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है? तो आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो आपने कुछ कहा था, अभी एक बार हम इसको इस वाले पार्ट को रोकेंगे, फिर वापस मैथमेटिक्स थोड़े दिन बाद वापस लेंगे, ठीक है? हुँ। नहीं, ये तो आपने तो मुझे एक ये कहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये बताया था। डिमांड फॉर मनी की जो मॉडल है बमोल, टोबिन, फ्रीडमैन, पिटिंकन्स और रियल बैलेंस इफेक्ट और ट्रूथ थ्योरी। डेवलपमेंट मॉडल्स में कौन-कौन से हैं बताइए? सभी पूरा पार्ट। हुँ, हुँ। फीलिंग नहीं आती तो अपन पढ़ते हैं इसको फिर। ये सारे यहाँ से ये गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस में पढ़ा होगा ना? उजावा और ये सब मॉडल ही कह रहे हो ना? एंडोनियस, उजावा, लुकास मॉडल, गोल्डन रूल, कैपिटल का एक्युमुलेशन ये तो अपन ने एक बार डिसएम्बॉडिड, एम्बॉडिड तो पढ़ रखा। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ अब देखिए अपन मैथमेटिक्स तो यहाँ स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जितना सफिशिएंट था उतना हमने पढ़ लिया है। अभी एक बार तो मैं आपको थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, बमोल, टॉबिन, फ्रीडमैन, प्रीटिगन ये वाला हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में ग्रोथ के मॉडल्स के ऊपर हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो अभी अपना चल रहा है फैब। तो फैब में तो हम ये कर लेते हैं मनी डिमांड वाला और उसके बाद में मार्च से ग्रोथ मॉडल के ऊपर आ जाएँगे। 1 या 2 वीक में कंप्लीट हो जाएँगे सभी, ठीक है? और कुछ? थैंक यू।